Hello and welcome to the channel Shining Stars Always with You. We'll see the explanation of part 4 Security in the Contemporary World. अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए. लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ एपिडेमिक्स. अभी पिछले पार्ट में हमने काफ़ी सारे ग्लोबल थ्रेट पढ़े हैं. उसी में एक ग्लोबल थ्रेट है हेल्थ एपिडेमिक. कई सारे जो बीमारियां हैं उन वो ग्लोबली भी स्प्रेड हैं. उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये मतलब आजकल पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं. क्यों? क्योंकि खूब सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है. लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं. कुछ लोग बिजनेस करने के लिए उनका बिजनेस वर्क होता है, वो भी ग्लोबल वर्क होता है. या फिर कुछ लोग टूरिस्ट बन के आते हैं तो वो फिर बीमारियां दे जाती हैं. या फिर कोई मिलिट्री ऑपरेशन है जिसकी वजह से एक कंट्री के सोल्जर्स दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं. या तो वो ले आते हैं या फिर वो दे आते हैं. तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बीमारी तो एक जगह से स्टार्ट होती है लेकिन वो फैल पूरे वर्ल्ड में जाती है बिकॉज ऑफ द टू मच इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. रिसेंट का एग्जाम्पल चल रहा है कोरोना वायरस. वुहान से चालू हुआ था, चाइना से चालू हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, इतना ग्लोबल टूरिज्म होता है, इतना बिजनेस से रिलेटेड लोग एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, माइग्रेशन होता है और भी बहुत कुछ होता है. कोई रिसर्च करने कोई स्कॉलर आ गया चाइना में, या चाइना का स्कॉलर वहाँ चला गया, या कोई पढ़ने जा रहा है. तो काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से कोरोना वायरस आज एक पैंडेमिक बन चुका है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और पूरे वर्ल्ड को ख़राब कर रहा है. ठीक है, अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ चाइना में फैला हुआ होता और इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती. तो ग्लोबलाइजेशन के अपने कुछ नुकसान हैं और जिसमें से ग्लोबल थ्रेट हेल्थ एपिडेमिक्स बीमारियां भी है. 2003 4 करोड़ लोग HIV एड्स से प्रभावित थे और 2/3 ऑफ देम वर इन अफ्रीका एंड रेस्ट ऑफ देम वर इन साउथ एशिया. ठीक है, ये यहाँ पर HIV एड्स का डाटा है. अब देखो, HIV एड्स के लिए नई नई ड्रग थेरेपीज आई जिसमें कोशिश की जाए कि डेथ रेट को लोअर किया जाए और उसको रोका जाए लेट 1990s में. लेकिन ये पहली बात तो इन्वेंट कौन करता है? जो टेक्नोलॉजिकली साउंड देश होते हैं. रिच कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत खर्चा करती हैं और कहीं ना कहीं वो ही पहल करती हैं किसी भी वैक्सीन या थेरेपी को बनाने के लिए. तो अब उन्होंने वो जो ट्रीटमेंट बनाया वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत पैसे लगते उसके अंदर. और सबसे ज़्यादा HIV एड्स कहाँ फैला हुआ था? अफ्रीका में. अब अफ्रीका ऑलरेडी एक गरीब नेशन है, उसके पास लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं और वो इतना महंगा जो ये ट्रीटमेंट है वो कैसे अफोर्ड करे. तो वो इसकी वजह से और ज़्यादा गरीबी में चला गया था. ठीक है, इसके अलावा कई सारे न्यू और पुअरली अंडरस्टूड डिजीज है. इबोला वायरस, हंटा वायरस, हेपेटाइटिस C, कोरोना वायरस भी डाल दीजिएगा. देन ओल्ड डिजीज, ये तो कुछ नए डिजीज हैं जिनका कि हमको ढंग से कुछ पता ही नहीं चला है और मुश्किल है इनकी वैक्सीन भी बनाना. और इसके साथ ही कुछ पुराने डिजीज हैं जैसे कि TB, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा. ये जो कुछ डिजीज हैं इनमें क्या हो रहा है कि अब ये ड्रग रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, यानी कि इनको ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी अब उनका कुछ असर ही नहीं हो रहा है इन डिजीजेस पर. कुछ केसेस ऐसे भी हैं. ये तो हो गई ह्यूमन के हेल्थ एपिडेमिक्स की बात. अब कई बार ऐसा भी होता है कि ना जानवरों में भी एपिडेमिक्स फैल जाते हैं और जिसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अब जैसे ब्रिटेन में जो एक मैड काउ डिजीज़ फैला था जिसकी वजह से ब्रिटेन को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ. बर्ड फ्लू फैला था जिसकी वजह से लोगों ने जो पोल्ट्री होती है, जो मुर्गी वगैरह, ठीक है, तो मुर्गी और अंडे और वो सारा पोल्ट्री में आता है, तो उसकी सप्लाई ही बंद कर दी थी और एशियन कंट्रीज से एक्सपोर्ट नहीं ले रहे थे लोग क्योंकि बर्ड फ्लू फैल गया था. अब जब उस जानवर में बीमारी है तो कोई उसको क्यों खरीदेगा?
तो इस वजह से बहुत इकोनॉमिक नुकसान होता है अगर जानवरों को भी ऐसा कोई डिजीज़ फैल जाए तो इस वजह से बॉर्डर जो है वो कम मीनिंगफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो डिजीज़ है वो ग्लोबली फैल रहा है। अब सिक्योरिटी कंसर्न की जहाँ तक बात आए, क्या हम हर डिजीज़ को एक सिक्योरिटी का कंसर्न मान ले? तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो, अगर हम कॉमन खांसी जुकाम को भी सिक्योरिटी का कंसर्न मान लेंगे तो फिर हम सिक्योरिटी की असली डेफिनेशन ही खो देंगे। अगर किसी भी प्रॉब्लम को सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनना होगा तो उसको एक कॉमन क्राइटेरिया से गुजरना होगा। दैट इज, क्या है वो क्राइटेरिया? कि जो रेफरेंट है, यानी कि जिसको हमें बचाना है, चाहे वो लोग हों चाहे वहां की गवर्नमेंट हो, अगर वो उसकी वेरी एग्जिस्टेंस को, अगर वो उसके एग्जिस्ट करने को ही थ्रेटन कर रहा है, नुकसान और खतरा पहुंचा रहा है, उसके एग्जिस्ट करने को ही, उसके लाइव रहने को ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हम सिक्योरिटी थ्रेट ले सकते हैं। हालांकि हर कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कंट्री की अपनी सिचुएशंस होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो मालदीव्स के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि उसकी सारी की सारी टेरिटरी सी के अंडर मर्ज हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ आइलैंड्स हैं और इतने नीचे आइलैंड्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ग्लेशियर पिघले और वो जो सी लेवल जो ऊपर आएगा तो उससे वो जो आइलैंड्स है वो सारे अंदर चले जाएंगे मालदीव्स के, वहां की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो वेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेटनिंग हो गई ना, कि वहां के जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के रहने पर ही खतरा आ गया, हमला हो गया। इसके अलावा जो सदर्न अफ्रीका है, उसमें HIV एड्स एक सीरियस थ्रेट है। क्यों है? क्योंकि HIV एड्स से लोग मरेंगे और ये एक वेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेट पहुंचा रहा है, और उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना कि HIV एड्स है। इसके अलावा 1994 में जब तुत्सी ट्राइब जो रवांडा की है उसको हुतू ट्राइब ने मारा था, और बहुत उसकी पॉपुलेशन को ही खत्म करने पे वो आगे तो बहुत कम करती थी, तो वो भी उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े हो रहे थे। ओके, सो नाउ लेट्स सी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अब हम नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को, इन नॉन ट्रेडिशनल हमलों को कैसे रोक सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री फोर्स की। अगर हम इन नॉन ट्रेडिशनल खतरों को मिलिट्री फोर्स के थ्रू रोकेंगे तो हम ज़्यादा, एक तो हर तरह के नॉन ट्रेडिशनल खतरे को हम मिलिट्री फोर्स से नहीं रोक सकते। आप गरीबी को फौज से लड़ाई करवा के कैसे मिटा सकते हो, या फिर लोगों को कोई बीमारियां हो गई हैं तो फौज मिलिट्री उसमें करेगी क्या? आप मिलिट्री फोर्स को कहाँ यूज कर सकते हो? या तो अगर कोई टेररिज्म फैल रहा है तो उसको लड़ने में, या फिर कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उसको बचाने में। लेकिन यहाँ पर भी आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही मिलिट्री यूज कर सकते हो, इसके बाद आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड को कॉपरेट कर। ये कॉपरेशन, देखो, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है ये बायलैटरल हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है, रीजनल हो सकता है यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है, कॉन्टिनेंटल यानी कि पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, और ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड करेगा कि कॉपरेशन बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल होगा? वो ऐसे डिपेंड करेगा, एक तो ये देखा जाएगा कि थ्रेट का नेचर क्या है। अगर थ्रेट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो थ्रेट, वो चीज है ही नहीं, तो पूरा रीजन उस पर कॉपरेट करेगा, ना कि पूरा वर्ल्ड उस पर कॉपरेट करेगा। और इसके अलावा दूसरी चीज देखी जाएगी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंट्रीज टू रिस्पोंड। कंट्रीज इतनी विलिंग है कि वो चाह रही हैं कि हम लोग कॉपरेट करें। अगर कोई थ्रेट ग्लोबल भी है लेकिन कंट्रीज मान ही नहीं रही उसको ग्लोबल, और कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं है, तो आप वर्ल्ड का कॉपरेशन नहीं पा सकते। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कॉपरेशन बायलैटरल होगा, रीजनल, कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल होगा। इसके अलावा सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, यानी कि कंट्रीज और उनकी गवर्नमेंट ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन में अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे कि UN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF।
इसके अलावा कुछ NGOs हैं, ये भी कोशिश करते हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, एंड यू कैन सी हियर इन द ब्रैकेट, ठीक है। और बिजनेस एंड कॉपरेशंस, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के अपना अलग इन्फ्लुएंस होता है, और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जैसे कि मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, ये लोग भी एक अच्छा मास को गैदर कर सकते हैं, बहुत लोग गैदर करके उनको कुछ समझा सकते हैं, या फिर उनको उनका सपोर्ट लेकर के कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये ज़रूर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पिछले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस बुक के, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा। लेट मी रीड इट फॉर यू। आई फील, यहाँ पर जो एक कार्टून दे रखा है, आई फील हैप्पी व्हेन आई हियर दैट माई कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वेपन, बट आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ इट मेक्स मी एंड माई फैमिली सिक्योर। ये कह रहा है कि मुझे अच्छा तो लगता है कि मेरी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं और मेरी फैमिली से सिक्योर कैसे हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, एंड आई विल रिकॉग्नाइज दैट कमेंट। ओके, सो अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी पर हम वापस चलते हैं। यहाँ पर हमने कोऑपरेशन की बात कर ली, लेकिन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन जब देखो, जब गवर्नमेंट, कोई ऐसी गवर्नमेंट है, वो खुद ही कोई ऑर्डर दे रही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार दो, या फिर इग्नोर कर रही है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, वो इग्नोर कर रही है अपने लोगों की भुखमरी, लोगों की प्रॉब्लम्स, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद फोर्स के थ्रू वो चीज़ लेनी पड़े। या फिर अगर मान लो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को फोर्स भेजनी पड़े, ताकि वहाँ टेररिज्म के जो अड्डे हैं वो ख़त्म हो सकें, और वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करके वर्ल्ड को और सिक्योर बना सके। लेकिन इनका यूज़ मिलिट्री का बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, और नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स में, और ये यूज़ बेटर रहता है जब पूरे वर्ल्ड की सैंक्शन से कोई फोर्स भेजी जाए। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ग्लोबल थ्रेट को डील करने से अपने आप से डिसाइड कर लेती है, तो वो चीज़ कम सुटेबल है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसाइड करना ज़्यादा सुटेबल है। देन इज इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। हमारे इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, क्योंकि हर कंट्री प्रॉब्लम फेस करती है। इंडिया ने भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं वो फेस करे हुए, मतलब कर रहे हैं, और करे भी हुए हैं, और आगे भी करेंगे, ठीक है। तो हमारी इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के 4 कंपोनेंट्स हैं। इनको हम वेरियस कॉम्बिनेशंस में टाइम टू टाइम यूज करते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, यानी कि अपने वेपन्स बढ़ाना, अपने सोल्जर्स पर खर्चा करना, ये सारा, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। इंडिया और इंडिया के साथ उसके नेबर्स की बहुत वॉर हुई है, जैसे पाकिस्तान के साथ तो हमने बहुत लड़ाई की है, 47, 48, 65, 71 और 99 में। और मज़े की बात है, पाकिस्तान हर बार हारा है, ठीक है। और इसके साथ ही चाइना जो है, चाइना के साथ हमारी भिड़ंत हुई थी 1962 में। अब ये जो 1962 में इंडिया थोड़ा सा इल प्रिपेयर्ड था, बिकॉज इंडिया को कभी नहीं लगा था कि चाइना हम पर हमला करेगा, और चाइना ने इसके बाद अक्साई चीन का एरिया भी अपने कब्जे में ले लिया था। देन, और पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया का भी डिसीजन था 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने का। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया के बाद किए थे न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने बेसिकली अपने रीजन को, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना के रिलेशनशिप में अपने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे, और पहली न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में बनाई थी, लेकिन वो वेपन नहीं था। 1998 में हमने वेपन्स वाले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बनाने के लिए। क्योंकि देखो, आज अगर चाइना इंडिया की तरफ देखता है, तो चाइना को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर वो कभी इंडिया के साथ अब फुल फ्लेजेड लड़ाई करेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही डेटरेंट रिलेशनशिप में हैं, ना इंडिया करने की कोशिश करेगा ना चाइना, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और उनको पता है अगर हमने जंग छेड़ी तो हमारे ऊपर भी डिस्ट्रक्शन कम नहीं होगा। न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रक्शन बहुत करने वाले हैं। इस वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी लिए थे, मतलब टेस्ट किए थे,
और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया था। और भी हम काफ़ी वेपन्स खरीदते रहते हैं यूएसए से, रशिया से, इज़राइल से, ताकि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं ये बढ़ती रहें। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि आप लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। जिन कंट्रीज़ ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया वो नहीं बनाएंगे। 1960 हमने 1998 में न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो 1967 को ये बात आ गई थी कि मतलब 1967 से पहले पहले वाली कंट्रीज रखेंगी, बाद वाली नहीं बनाएंगी। हमने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ थी कि आप खुद तो रख रहे हैं और हमें नहीं रखने दे रहे, ऐसा नहीं होगा। देन सेकेंड कंपोनेंट जो है इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का, वो ये है कि आप इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, ताकि हमारे इंटरेस्ट भी सिक्योर हो सकें। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होना, उसके जो रूल्स हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उसको मजबूती देने की कोशिश इंडिया करता है, ताकि हमारा देश भी सिक्योर हो सके। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एशियन सॉलिडारिटी यानी कि एशियन एकता को सपोर्ट किया था। डीकोलोनलाइजेशन की सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो, डिसआर्मामेंट, सारे जो वेपन्स हैं वो त्यागने की कोशिश करो, और ये सब चीज़ों का हमने सपोर्ट किया था। इसके अलावा हमने यूनिवर्सल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम भी लाने की कोशिश की थी, जिसमें हर कंट्री को इक्वल हक हो वेपन्स के हिसाब से, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज तो कह दे कि हम तो रखेंगे बाकी आप सब छोड़ दो। तो इंडिया ने इस चीज़ की भी कोशिश की थी। इसके अलावा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी इंडिया लाया। फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया वन ऑफ द फाउंडर था, और कोशिश की कि कोल्ड वॉर का जो टेंशन्स हैं वो कम हो और शांति वर्ल्ड में बने। तो मेनली इंडिया की सेकंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये है कि इंडिया ये कोशिश करता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे और शांति रहे, उसके जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो बने रहें। देन इंडिया ने 160 कंट्रीज़ के साथ क्योटो प्रोटोकॉल पर भी साइन किया था, रेटिफाई किया था 1997 में जो ये प्रोटोकॉल आया था। और इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली, या क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करने का सारा रोड मैप तैयार किया गया था कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे और ये है वो है। तो हमने कई ऐसे प्रोटोकॉल साइन किए हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। इसके अलावा इंडिया की अपनी पीस कीपिंग फोर्स है, जो एक्चुअली यूएन के अंडर है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स। वो जब भी इंडिया की ज़रूरत पड़ती है यूएन मदद लेता है, और पीस को अटेन करने के लिए इंडिया अपनी फोर्स भेजती है यूएन के अंडर, ताकि यूएन अपने ऑपरेशंस चला सके। देन जो तीसरा मिलिट्री कंपोनेंट है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, तीसरी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का कंपोनेंट वो ये है, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का है। देखो, हमारे घर के अंदर भी नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब, कश्मीर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि चाह रहे थे इंडिया से अपने आप को अलग करना और एक नया देश बनाना। तो इंडिया ने अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बचाए रखा है, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे अलग होना, कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिलता है अपनी बात को कहने का, कि हम आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, और वो बजाय इंडिया से अलग होने के इंडिया के अंदर रह करके ही अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना उनको से है। अब देखो, मिज़ोरम का तो किस्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्सा है, जिसके अंदर जो लाल डेंगा थे वो मिज़ोरम को अलग अपना नेशन बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर राजीव गांधी ने जाकर के उनसे समझौता किया, और लाल डेंगा फिर डेमोक्रेटिकली लाल डेंगा ने पार्टी बनाई और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के वो आए, और उन्होंने मिज़ोरम का जो कंसर्न है वो लोगों के सामने रखा। तो कहीं ना कहीं अगर डिक्टेटरशिप होती तो ऐसा समझौता नहीं होता, और लाल डेंगा पूरी कोशिश करते मिज़ोरम को अलग करने की, लेकिन उन्होंने भी समझा कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको सुना जाएगा, और इसीलिए आज
मिजोरम हमारे से अलग नहीं है और हमारा ही हिस्सा है। देन फाइनली जो चौथी स्ट्रेटजी है इंडिया की, उसमें ये है कि जो चौथी स्ट्रेटजी है कि इंडिया ये कोशिश करेगा कि जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी से उठाना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो गरीब अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करना। हालांकि हमने पूरी तरह से हम अभी भी गरीबी हटा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो ये कोशिश करता है कि गरीबों की सुनी जाए। आज भी सभी पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो में फार्मर्स के बारे में बात होती है, जो गरीब फार्मर्स हैं उनके बारे में बात होती है, मजदूर लोगों के बारे में बात होती है, उनका भला करने के बारे में बात होती है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उनको लोगों का वोट चाहिए। अगर डिक्टेटरशिप होती, लोगों का वोट चाहिए ही नहीं, मैटर ही नहीं करते लोग, तो ये सब नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से लोगों का वोट चाहिए और इस वजह से ही ये सब होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम सिर्फ एक आइडियल, पॉलिटिकल आइडियल नहीं मान सकते, ये इसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो जो ऑब्जेक्टिव है वो देती है कि हमको ज़्यादा सिक्योर बनाती है। चाहे एरिया वाइज हो, जैसे कि इतने सारे पिछले जो स्टेट्स में इतना, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं इनमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ी थी कि हमको इंडिया से अलग होना है। लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से ये जो स्टेट्स हैं आज भी इंडिया का एक यूनाइटेड पार्ट है। उसी तरह जो पुअर लोग हैं वो भी अपने आप को इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे ट्यून फॉर सच वीडियो, सब्सक्राइब।